देखिए, आज हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की महत्वपूर्ण भूमिका है पैसिव वॉइस में, और ज़्यादातर एग्जाम में आपके यही प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारण तो अपनी जगह महत्व रखते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव के विशेष महत्व है, और इसी प्रकार इम्परेटिव का भी, जिसे हम आगे देखेंगे। तो एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं, जैसा कि मैंने देखा, वहाँ पर इंट्रोगेटिव टेंसों को महत्व नहीं दिया गया है। वहाँ पर सरल कंटेंट उठाए जाते हैं, आप तक पहुँचाए जाते हैं ताकि व्यूज़ अधिक से अधिक आएँ, लेकिन विषय को गहराई तक नहीं देखा जाता है। तो आज हम वही चीज़ देखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके पैसिव वॉइस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आपने पूरा देखा तो गारंटी है कि चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें कई पार्ट बटे हैं इंट्रोगेटिव के, जिसे हम लोग बारी बारी समझेंगे। पहला पार्ट है ऐसे वाक्य जिसमें सहायक क्रिया सबसे पहले आती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई इज से शुरू हो रहा है, कोई वास से हो रहा है, कोई हेड से हो रहा है, कोई हैज से हो रहा है, कोई हैव से हो रहा है। अलग अलग सेंटेंसेस है जिसमें से सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो ऐसे वाक्यों की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका सूत्र क्या होगा, उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, उसको देखते हैं। तो ऐसे वाक्यों में जो सहायक क्रिया सबसे पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके स्थान में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको हम ज्यों कहते हैं अपनी जगह रखते हैं। इसके बाद में कर्म को कर्ता बनाते हैं तो वो अपनी जगह आ जाएगा। इसके बाद में नॉट लिखते हैं, यदि आवश्यकता है तो बी, बीइंग या बीन। यदि आवश्यकता है तो इनको लिखेंगे, नहीं आवश्यकता है तो नहीं लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद में अन्य शब्द लिखते हैं, फिर बाई, और फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। जो आपका कर्ता था वही आपका कर्म के रूप में आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बी का प्रयोग सिर्फ हम वहीं करेंगे जब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हो। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है तो हम बी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो बीइंग शब्द आया है, BEING, बीइंग का प्रयोग हम लोग वहीं करेंगे जहाँ पर कंटिन्यूस है। और आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस बनती है, लेकिन फ्यूचर की नहीं बनती है। तो हम फ्यूचर का नाम ही नहीं लेंगे। प्रेजेंट और पास्ट में यदि कंटिन्यूस का वाक्य है तो हम बीइंग लगाएंगे, नहीं तो हम बीइंग नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो यदि ये टेंस आपको दिखाई दे जाए तो आप बिना सोचे उसमें बीन का प्रयोग कर सकते हैं, BEEN। वहाँ पर बी और बीइंग नहीं लगाएंगे। यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग करना है, और नहीं है तो नहीं करना है। पहला वाक्य हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है, यू हैव रिटन द लेटर। तो आप देखकर समझ गए कि हैज, हैव का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और यदि ये आ जाता है तो फिर हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। इसको आप बनाएंगे तो बनेगा, हैज़ द लेटर बीन रिटन बाय यू। क्योंकि एक वचन है द लेटर, तो इसके लिए हैज आ गया, और इस टेंस के पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग करते हैं तो BEEN लगा दिया, और रिटन आपके थर्ड फॉर्म में ज्यों कहते आ जाएगी, इसके साथ बाय यू आ जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं कंटिन्यूस का। जैसा कि आपने देखा कि शुरुआत में इज आ गया है, तो देखते ही आप समझ गए कि इज आ गया, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। तो इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो अब हिज लेसन कर्ता बनेगा, और इसके साथ उसका पाठ। वैसे होना चाहिए एक वचन, लेकिन पाठ में कई पाठ भी हो सकते हैं, इसलिए इसको बहुवचन में काउंट किया गया है। तो आपका हो जाएगा, अर्थ हिज लेसन नॉट बीइंग लर्नड बाय हिम। ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये दूसरा वाक्य है। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं, एक फ्यूचर का भी। विल लग गया तो आप समझ लीजिएगा विल, शैल लग गया तो फ्यूचर का है, और अगर आई है इसमें हैज है नहीं लगा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो इसमें हम बी का प्रयोग करेंगे। तो विल अ कार बी बॉट बाई राजू। यहाँ पर बी का प्रयोग हो गया। तो तीनों चीज़ें आप समझ गए कि बी का प्रयोग कब करेंगे, बीइंग का कब करेंगे, और बीन का कब करेंगे। एक नॉर्मल सेंटेंस देख लेते हैं, चौथा नंबर आपका। उसमें आप देख लेंगे कि एक नॉर्मल सेंटेंस को हम नॉर्मल नियम से ही बनाएंगे। जैसे आ गया, डू यू ड्रिंक मिल्क डेली। तो ये आप भी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसमें हम लोग सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मिल्क आपका कर्ता बनेगा, तो मिल्क के हिसाब से इज लग जाएगा, इज मिल्क ड्रंक बाई यू डेली। अब डेली को आप बाई के पहले डाल दीजिए या फिर बाई के बाद डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था पहला नियम जिसे आपने सीखा। इसके बहुत सारे एक्सरसाइज और भी हैं जिसे हम लोग वीडियो के अंत में दिखाएंगे आपको। अब ये दूसरा है, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें सहायक क्रिया के पहले कुछ प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं। जैसे वेयर हो गया, व्हाट हो गया,
हुज हो गया, बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें WH फैमिली के सदस्य सबसे पहले पाए जाएं सेंटेंस में, उनके लिए कुछ जो नियम काम करेगा उसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो शब्द पाया जाएगा, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद में वाक्य की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर कर्म को कर्ता बना देंगे। अगर नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। बी, बीइंग या बीन में से कोई एक शब्द रखेंगे अगर आवश्यकता है तो, नहीं आवश्यकता है तो नहीं रखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म अन्य शब्द, और इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। देखते हैं एक वाक्य इसका। व्हाई डिड यू ईट द मैंगो, व्हाई डिड यू ईट द मैंगो। तो यहाँ पर व्हाई जो है WH फैमिली का ही सदस्य है, इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद वाज द मैंगो ईटन बाई यू। देखता है आपने, केवल व्हाई के बाद में जो भी वाक्य था इसको हमने पहले नियम के हिसाब से बना दिए पूरा, इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार आप इस नियम के सारे वाक्यों को बनाएंगे। ओके, तीसरा देखिए, कुछ सेंटेंस आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें से हाउ मच या हाउ मैनी देखने को मिल जाए। ऐसे वक्त थोड़ा सा कठिन होते हैं और 99% गारंटी है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनसे ये वाक्य नहीं बनते होंगे। कैसे बनाए जाएंगे उसको भी आप सीखिएगा। तो हाउ मच या हाउ मैनी के साथ में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आपका अवश्य दिया होता है, और वो जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो इस वाक्य का होता है कर्म। ठीक है, जैसे आपने हाउ मच वाटर हो गया, हाउ मच मिल्क हो गया, हाउ मैनी बनानाज हो गए। इस तरह से कोई भी शब्द आता है, ये जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं ये वाक्य के कर्म होते हैं। और जब हम कर्ता इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इनके स्थान में परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि ये शब्द ही आपके कर्ता बन जाते हैं। तो इनको जहाँ रखें वहीं रखा रहने देते हैं, बाकी वाक्य हम बदल देंगे। जैसे एक वाक्य है, हाउ मैनी ट्वाइस हैव राहुल टेकन। तो हाउ मैनी के साथ में ट्वाइस आ गया, तो ट्वाइस क्या है, चाहे नाउन मानिए या फिर प्रोनाउन मान सकते हैं। हैव राहुल टेकन, यहाँ पर राहुल आपका कर्ता है और जो ट्वाइस है वो आपका क्या है, कर्म है। लेकिन हाउ मैंने दिया इसलिए इसके शुरुआत में रखना पड़ेगा। तो हाउ मैनी ट्वाइस हैव बीन टेकन बाय राहुल, जो राहुल था वो कर्ता था, उसको हमने कर्म बना दिया, और कर्म तो अपनी जगह पहले से ही रखा हुआ था कर्ता के रूप में। तो इसको हम इस तरह बना देंगे। इसका सूत्र देख लीजिए, सूत्र क्या है। सबसे पहले हाउ मच या हाउ मैनी के प्रयोग करते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर नॉट, फिर बी, बीइंग या बीइंग में से कोई एक, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और फिर सब्जेक्ट। इसके बाद में हम लगा देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये है सूत्र। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे नोट करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि एक ऐसे नियम में कि हो सकता है आपने ना पढ़े हों, और पढ़े हों तो भी हो सकता समझ में ना आए हों, लेकिन यहाँ गारंटी है कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगला है ऐसे वाक्य। अगला नियम में है ऐसे वाक्य जो व्हिच या हुज से प्रारंभ होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्हिच या हुज से जो प्रारंभ होते हैं वाक्य, उन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग बाई व्हिच या बाई हुज में बदल देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों के अंत में हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, और ना ही किसी कर्म को हम लास्ट में रखते हैं। ठीक है, तो बाई का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका जो भी सूत्र बनेगा देख लेते हैं इसका। सबसे पहले बाई, फिर व्हिच या हुज, फिर नाउन या प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, बीन या बीइंग में से कोई एक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में अन्य शब्द। इसके बाद में हम बाई और कर्म नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हुआ सूत्र। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला है, व्हिच गर्ल बीट हिम ऑन मंडे। तो व्हिच गर्ल को हम कर देंगे बाई व्हिच गर्ल। तो बाई सबसे पहले आएगा तो बाई लिख दिया हमने, बाई के बाद में व्हिच और फिर इसके बाद गर्ल। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन तक हो गए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा वाज, फिर ही, क्योंकि हिम यदि इसमें कर्म था, कर्म का रूप था, तो ये बन जाएगा कर्ता, तो बन जाएगा बाई व्हिच गर्ल वाज ही बीटन ऑन मंडे। तो आपने नाउन या प्रोनाउन लिखा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में आपने वाज रखा। इस तरह से वाक्य को बना सकते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है, तो ऐसे प्रश्नवाचक सेंटेंस जो हु से प्रारंभ हो, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न
10वीं और 12वीं के पेपरों में ज़रूर आते हैं। इसके अतिरिक्त कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्नों से सवाल बनते हैं कि ऐसे सेंटेंस जो हु से प्रारंभ हो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इस हु को हम बाई हुम में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हु को किस में बदलेंगे, बाई हुम में बदल देते हैं, और बाकी पूरे जो नियम हैं वो नॉर्मल सेंटेंस की तरह रहते हैं। सूत्र देख लीजिए क्या है इसका, हु को किस में बदलेंगे, बाई हुम में। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपका। सूत्र अगर हो सके तो इसके नियम और सूत्रों को नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले बाई हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्म को कर्ता के रूप में लिख देंगे, फिर नॉट अगर आया है तो रखेंगे, फिर बी बीइंग में से कोई एक, बी बीन या फिर बीइंग में से कोई भी एक यदि आवश्यकता है तो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका अन्य शब्द। एक छोटा सा वाक्य लिया हमने, हु कॉल्स यू, तो हु को हमने बदल दिया बाई हुम में। सूत्र के हिसाब से देखते जाइए, बाई हुम में हो गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये आपका बन जाएगा आर। आर कैसे लगाया, क्योंकि यू को हमने क्या बना दिया, कर्म बना दिया, तो कर्म बनेगा कर्ता, तो हो जाएगा बाई हुम आर यू कॉल्ड। यू आपका बहुवचन है इसलिए हमने यहाँ पे आर का प्रयोग किया। इसी प्रकार एक वाक्य और है, हु टॉट हिम, तो आपका देखिए टॉट सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि सहायक क्रिया नहीं दिया गया है इसलिए क्लियर हो गया कि सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि टॉट ही थर्ड फॉर्म भी होती है। तो हु की जगह लिख देंगे हम बाई हुम, और ही कर्ता बनेगा तो ही के हिसाब से हो जाएगा वाज, तो बाई हुम वाज, यहाँ पर शी नहीं होगा, ही होगा। बाई हुम वाज ही टॉट, क्योंकि हिम का कर्ता ही हो जाता है तो यहाँ पर शी नहीं होगा, यहाँ पर आपको ही लिखना है, ही टॉट। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है। ये आपके हु का नियम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। इसके अतिरिक्त एक नियम और भी है बाई हुम वाले वाक्यों के लिए, लेकिन ये बाई हुम नहीं है, हुम मिलेगा, ये गलत प्रिंट है। जिन वाक्यों का प्रारंभ हुम से होता है, WHOM, बाई नहीं, बाई गलत है यहाँ पर, इसमें लिखा है बाई हुम के पैसिव वॉइस बनाते समय हु में बदल देते हैं, तो बाई हुम नहीं है, वहाँ पर हुम है। हुम को पैसिव वॉइस बनाते समय हु में बदल देते हैं। तो ये आपका बनेगा, सूत्र लिख लीजिए और नोट करते हुए चलिए तो ठीक रहेगा। अगर वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखते हैं तो गारंटी है कि ये आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। हुम को हम बदल देंगे हु में, WHO। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बी बीन या फिर बीइंग में से कोई एक शब्द यदि आवश्यकता है तो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो देखिए वाक्य ले लिया हमने, हुम वेयर यू बीटिंग, तो हुम को हमने बदल दिया किस में, हु में, WHO। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, जो भी आपका कर्ता बनेगा, तो ये एक वचन कर्ता बन रहा है हु, क्योंकि एक वचन में काउंट होता है, तो हु वाज बीइंग। बीइंग क्यों लिया, क्योंकि उसमें ING फॉर्म दी गई है, तो हु वाज बीइंग बीटन बाई यू, क्योंकि यू यहाँ पे कर्ता के रूप में है तो इसको हम कर्म बना देंगे। एक वाक्य और देख लीजिए, हुम डज ही कॉल, हुम डज ही कॉल, तो हुम को फिर से हम बदलेंगे किसमें, हु में, WHO। हुम के बाद में आप देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए इज लग जाएगा, तो हु इज कॉल्ड बाई हिम। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था। इन सभी एक्सरसाइजों की जो आपकी प्रैक्टिस है इसके तुरंत बाद, नियमों के तुरंत बाद करवाई जाएगी, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि सारी चीज़ों को सीखना है अगर हमको अपना बेस तैयार करना है तो। 6वां पार्ट है और लास्ट पार्ट है इसका, 7वां है एक्चुअली, 6 लिखा हुआ है इसमें। अगर किसी वाक्य का आरंभ व्हाट से हुआ हो, WHAT, यदि किसी वाक्य का आरंभ व्हाट से हुआ हो तो उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, या फिर वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है और उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट मान लेते हैं। अब आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में शुरू में व्हाट आ जाए तो उसको हम हटाएंगे नहीं, वह अपनी जगह रहेगा और वह सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अगर बाकी चीज़ समझ में नहीं आई तो इतना समझना कि व्हाट ही आपका करता रहेगा, इसको हम अपनी जगह से हटाएंगे नहीं। तो व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी बीइंग या बीन में से कोई एक शब्द, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। जैसे ये वाक्य है, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट ये अपनी जगह पे रहेगा। अब ये वाक्य है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक वचन में काउंट होगा, तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये इसका बन जाएगा। एक वाक्य और देखिए इसका,
देखिए ये रहा स्क्रीन पे अगला वाक्य, व्हाट डू यू ईट। तो व्हाट का व्हाट रहेगा, इंडेफिनिट है इसलिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट इज, इसके बाद में बीइंग की हम आवश्यकता है नहीं क्योंकि इंडेफिनिट में बीइंग नहीं लगता है। तो व्हाट इज ईटन बाय यू, ये रहा आपका वाक्य। इस तरह हमारे सभी इंट्रोगेटिव के जो महत्वपूर्ण नियम थे वो समाप्त हुए। अब इसकी जो भी मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, मतलब सभी के मिक्स वाक्य होंगे उसमें, उसको हम देखेंगे, पूरी तरह सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी नियम आपके इंट्रोगेटिव के बताए गए उस सारे नियमों को आपने ध्यान से सीखा है, सभी नियम आपने ध्यान से देखे। अब बारी आती है एक्सरसाइज की, कि यदि नियमों को पढ़ने के बाद में यदि उसकी भरपूर एक्सरसाइज ना हो तो काम नहीं बनता है। मैंने कई जगह देखा है कि उन्होंने सरल से सरल कंटेंट बनाए, आप तक पहुंचाए, और इसके बाद में उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप अपनी शिक्षा का बेस कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। पैसिव वॉइस के साधारण नियम तो नॉर्मल है, बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव यदि आपने सीखे नहीं तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि पेपरों में सिर्फ यही आते हैं, साधारण वाक्य बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एक्सरसाइज के बारे में। अब हम नियमों की बात नहीं करेंगे, अब हम सीधे समझाएंगे, बताएंगे, और मैं वाक्य को हल करके बताऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, एक एक वाक्य को मैं समझाते हुए चलूँगा, और यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, या ना चाहें तो सिर्फ सुनिए, चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो जाएंगी तो इस एक्सरसाइज को आप दोबारा स्वयं भी बना सकते हैं। लेकिन मैं एक एक रीजन दूंगा इसमें। जैसे पहला वाक्य है, कहता है हैव यू रिटन द लेटर। तो देखिए इस वाक्य से आप पहचान करिए कि जो हैव आया है वो किस टेंस का है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, लेकिन यदि शुरू में आ जाए हेल्पिंग वर्ब तो आपको नियम नंबर 1 याद आ रहा होगा कि यदि शुरू में प्रश्नवाचक सहायक क्रिया आ जाती है तो सहायक क्रिया के स्थान को हम परिवर्तित नहीं करते और वो नया कर्ता जो भी बनेगा उसके अनुसार रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो द लेटर है ये आपका कर्म है, यहाँ पर ये द लेटर आपका कर्म है। इसको यदि हम कर्ता बनाएंगे तो ये एक वचन है, और एक वचन के साथ में आप हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बना सकते हैं द हैज़ द लेटर बीन रिटन बाय यू, हैज़ द लेटर और रिटन बाय यू। ठीक है, इस तरह आप बना भी सकते हैं। तो सिर्फ समझते चलिए, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। एक बार यदि आप सुन लेंगे तो चीज़ें आपकी बन जाएंगी, फिर आप चाहें तो इसको कॉपी में या फिर अपने रजिस्टर में स्वयं से भी हल कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, हैज़ ही नॉट डन दिस। हैज़ आ गया, ये भी पहले नियम के हिसाब से काम करेगा, तो ये यहाँ पर दिस आपका कर्ता बन रहा है, कर्म बन रहा है, यही कर्ता बनेगा, तो ये बन जाएगा हैज़ दिस नॉट बीन डन बाई हिम। तीसरा देखिए, कहता है आर द मेसन्स बिल्डिंग ए हाउस। तो यहाँ पर ए हाउस आपका ये आगे कर्म है, तो यही आपका कर्ता बन जाएगा। तो ये एक वचन है तो इसके साथ में आ जाएगा एज, और आपको पता है ये कंटिन्यूअस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसके लिए आ जाएगा एज ए हाउस बीन बुल्ट बाई द मेसन्स। अगला है इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन। यहाँ भी आप समझ गए होंगे, लर्निंग आ गया तो आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस का है, और इज आ गया तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए हिज लेसन आपका कर्म है, यही आपका कर्ता बन जाएगा, तो बन जाएगा, ये भी एक वचन ही बनेगा, तो बनेगा, यदि लेसन को लेसन से लिखा है तो ये बहुवचन पे जाएगा, तो हो जाएगा आर हिज लेसन्स नॉट बीइंग लर्नड बाय हिम। पांचवा देखिए, वेयर यू चीटिंग मी। तो यहाँ पर मी आपका कर्म है, और मी कर्म है, अगर आप कर्ता बनाते हैं मी को तो ये हो जाएगा आपका आई, और आई के हिसाब से आपका क्या लगना चाहिए, आई एक वचन में भी काउंट होता है, तो ये वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वाज आई बीइंग चीटेड बाय यू। ठीक है, वाज सबसे पहले होगा, फिर इसके बाद आई, फिर बीइंग चीटेड, चीट दिया गया है तो चीटेड बाय यू हो जाएगा।
छठवां नंबर देखिए, वाज सी नॉट राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर ए लेटर आपका कर्म है, इसको कर्ता बनाएंगे तो ये भी एक वचन है, तो वाज की जगह वाज ही रहेगा। तो वाज ए लेटर नॉट बीइंग, बीइंग इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, बीइंग रिटन बाय हर। अगला है वाज सी बीटिंग द चाइल्ड। तो बीटिंग ये भी आपके आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूस का है, तो ये इसका बन जाएगा आपका द चाइल्ड। यहाँ पे एक वचन है, चाइल्ड माने बच्चा, तो बच्चा एक वचन है, तो इसमें बन जाएगा वाज द चाइल्ड बीइंग बीटन बाय हर। अगला है विल ही नॉट स्कोल्ड अस। यहाँ पर आपका विल दिया गया है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है ये, क्योंकि आई इसमें हैड नहीं दिया गया है और हैव नहीं दिया गया है, तो इसमें विल के हिसाब से हमने पहचान कर ली कि किसका फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हम कैसे बनाएंगे, तो हम बना देंगे सेल, क्योंकि वी अस आपका कर्म है, और कर्म को जब कर्ता बनाएंगे तो बन जाएगा वी, तो हो जाएगा सेल वी नॉट बी स्कोल्डेड बाय हिम। अगला है 9 नंबर, विल दे हैव रिसीव्ड द लेटर। और बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आसानी रहे। अगला है विल दे हैव रिसीव्ड आवर लेटर। यहाँ पर आवर लेटर जो है ये आपका कर्म है, इसको आप कर्ता बनाएंगे तो इसके साथ विल ही रहेगा, तो विल आवर लेटर, विल आवर लेटर। अब देखिए रिसीव्ड आ गया है, तो रिसीव्ड से आपको पहचान हो गई कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है, तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट में बी नहीं लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। तो विल आवर लेटर हैव बीन रिसीव्ड, और रिसीव्ड के बाद में बाय देम कर सकते हैं। अगला है 10वां नंबर, कहता है डिड यू एब्यूज योर सर्वेंट। डिड यू एब्यूज योर सर्वेंट। देखिए कुछ आप ये ना सोचिएगा कि हम एक एक मीनिंग आपको क्यों बताते हैं। हमारा एक एक मीनिंग और इतना धीमे बताने का एकमात्र अर्थ ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी चीज़ों को सीख सके। यदि हम बहुत ही स्पीड से बताते हैं वाक्यों को, तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा और वाक्य उनके छूट सकते हैं। तो मेरा मानना है कि चीज़ें आपकी भले ही थोड़ा धीमी हों, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो चीज़ आप पढ़ें बिल्कुल ठोस पढ़ें। आने वाले समय पे यदि आपसे कोई पूछे तो जो चीज़ आपने पढ़ी उसका एक सही जवाब और पूरे तरीके के साथ आप दे सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पहले दिन से ही इंग्लिश स्पीकिंग सीखें, लेकिन यदि एक एक कदम हम लोग चले और वो भी सही तरीके से, तो आने वाला एक दिन ज़रूर होगा जब हम लोग बिल्कुल शुद्ध और क्लियर इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो इसलिए हम अभी जो एक एक शब्द आपको बताते हैं या फिर धीमा बताते हैं या फिर एक एक अक्षरों को अलग करके बताते हैं, तो हमारे बताने का एकमात्र अर्थ ये है कि आप किन्हीं भी चीज़ों की गलतियाँ ना छोड़ें, सीखते समय कोई गलतियाँ ना हों, बोलते समय हम लोग अपने स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यदि चाहें तो मैं एक आध वाक्य आपको बताता हूँ कि स्पीड कैसी होती है। 10वां नंबर देखिए आप, इधर हम बोल सकते हैं वाज योर सर्वेंट एब्यूज्ड बाय यू। 11वां नंबर आपको हो सकता है इज मीट ईटन बाय यू। ठीक है, अब हम इसको समझाना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि योर सर्वेंट यहाँ पर कर्म है, इस कर्म को कर्ता बनाएंगे और कर्ता के हिसाब से हमारी सहायक क्रिया लगेगी। तो इस प्रकार हमारी सहायक क्रिया हो जाती है वाज योर सर्वेंट एब्यूज्ड, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई बाय यू। 11वें में देखिए मीट, मीट यहाँ पर कर्म है, इसको हम कर्ता बनाएंगे तो एक वचन माना जाएगा, तो इज मीट ईटन बाय यू। 12वां नंबर देखिए, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा प्रश्न है, मुझे लगता है कम से कम 40-50 प्रश्न के आसपास हमने लिए हैं। एक बड़ी एक्सरसाइज है और इतनी बड़ी एक्सरसाइज लेने का मेरा एक मतलब ये है कि आपको कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि जिस समय वीडियो समाप्त होगा आपके इंटरोगेटिव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला है देखिए 13वां नंबर, 12वां देखिए पहले, हैव यू टेकन मेडिसन। हैव यू टेकन मेडिसन, तो यहाँ पर मेडिसन आपका कर्म है तो कर्ता बनाएंगे तो इसके हिसाब से आपका हैज लग जाएगा, तो हैज मेडिसन बीन टेकन बाय यू। 13वां नंबर देखिए, हैज रूट स्पॉइल्ड योर क्लॉथ्स। ठीक है, यहाँ पर आप किसी नाम है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका योर क्लॉथ्स, यहाँ पर कर्म है यही आपका कर्ता बनेगा, तो ये बन जाएगा हैव योर क्लॉथ्स बीन स्पॉइल्ड बाय रूट।
अगला हैव यू स्पेंट ऑल द मनी। ऑल द मनी यहाँ पर कर्म है, यही आपका कर्ता बन जाएगा, तो ये बहुवचन में काउंट होगा, तो ये आपका हैव का हैव रहेगा। तो हैव ऑल योर मनी, हैव ऑल योर मनी बीइंग स्पेंट बाय यू, बीइंग स्पेंट बाय यू। स्पेंट ये आपकी फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड भी है, और ये आपकी थर्ड भी मानी जाएगी। 15वां नंबर देखिए, डिड यू मेक इनवॉइस। तो ए इनवॉइस यहाँ पे क्या बन जाएगा, कर्म, इसी को हम कर्ता बना देंगे, तो ये बन जाएगा वाज इनवॉइस मेड बाय यू, क्योंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब के प्रयोग करते हैं, तो वाज इनवॉइस मेड बाय यू। 16 नंबर देखिए, कहता है वाज सी गिविंग ए लेक्चर। तो ए लेक्चर इसमें क्या हो गया, कर्म हो गया, इसी को हम कर्ता बना देंगे, तो एक वचन है तो वाज का वाज रहेगा, तो वाज लेक्चर बीइंग गिविंग बाय हर। 17 नंबर देखिए, वेयर यू नॉट राइटिंग ए स्टोरी बुक। ठीक है, इसमें ए स्टोरी बुक आपका ये क्या हो गया, कर्म हो गया, इसी को हम कर्ता बनाएंगे, ए स्टोरी बुक, तो वाज अ स्टोरी बुक, क्योंकि एक वचन है तो वाज ए स्टोरी बुक बीइंग रिटन बाय यू। अगला हैड ही पोस्टेड द लेटर। तो द लेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, इसको हम कर्ता बनाएंगे, तो द लेटर के हिसाब से बन जाएगा, हेड ही आएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकंड या थर्ड सब में वही लगता है। तो हैड द लेटर बीइंग यहाँ पे आपका ईडी है ना, तो ये आपका परफेक्ट टेंस का हो गया, तो जाएगा हैड द लेटर बीन पोस्टेड बाय हिम। 19वां नंबर है, विल ही कुक द फूड। ये बन जाएगा विल द फूड, क्योंकि द फूड यहाँ पर कर्म है तो कर्ता बन जाएगा, तो विल द फूड बी कुकड बाय हिम। अगला है विल ही हैव पेड द बिल। तो विल द बिल, क्योंकि द बिल यहाँ पे कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा, तो विल द बिल हैव बीन पेड बाय हिम। इस प्रकार हमारी ये पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है। इस पहली एक्सरसाइज में सारे वो प्रश्न थे जिनके प्रारंभ में सहायक क्रिया आती है, लेकिन अब दूसरी एक्सरसाइज ऐसी चलते हैं जिसके शुरू में आपको आता है प्रश्नवाचक शब्द, या फिर कह सकते हैं WH फैमिली के सदस्य, और इसमें कई वाक्य ऐसे हैं जो मिक्स हैं, इसको आप समझते हुए करिएगा। इसमें से पहला है, देखिए वो कहता है वाई इज़ नॉट लर्निंग हिज लेसन। ये आपका दूसरे नियम के अंतर्गत है, तो बस इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जहाँ पर वाई लिखा है वहीं लिखा रहने दीजिए, और बाकी आपको वाक्य बिल्कुल प्रश्नवाचक की तरह बना लेना है। तो हम वाई से कोई मतलब नहीं रखेंगे, इसकी बाद में हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। देखिए हिज लेसन यहाँ पे आपका कर्म है तो इसको कर्ता बनाएंगे, ये बन जाएगा वाई आर, क्योंकि हिज लेसन्स है बहुवचन इसलिए, तो वाई आर हिज लेसन्स नॉट बीइंग लर्नड बाय हिम। तो यहाँ पर बीइंग लगेगा, BEING। अगला देखिए वेन से हमें कोई मतलब नहीं, इसको वैसे का वैसे रख दीजिए, इस वाक्य को बनाना है आपको। यहाँ पर ए लेटर आपका कर्म है, इसी को कर्ता बनाएंगे, तो वेन ज्यों कहते हैं, ए लेटर आपका एक वचन है, इसके हिसाब से वाज लगा रहेगा, तो अब बनेगा आपका वेन वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, सॉरी हर है, सी तो हर हो जाएगा। तीसरा है वेयर हैज़ द पुलिसमैन कॉट द थीफ। यहाँ पे वेयर आपका ज्यों का त्यों रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं, इसको हम बदलेंगे। तो यहाँ पर द थीफ जो है ये आपका कर्म है, वो भी एक वचन है, तो हैज़ के हैज़ रहेगा, तो वेयर हैज़ द थीफ बीन कॉट बाय द पुलिसमैन। अब मुझे पता है कि बनाने का आप बना सकते हैं और आपसे बन भी जाएंगे, गारंटी है, ठीक है, लेकिन हम एक एक चीज़ों को बताते चल रहे हैं, क्लियर करते चल रहे हैं कि भले ही 2-4-10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन चीज़ें हमारी पुख्ता होनी चाहिए। बनाने तो आपको है ही हैं, ये 20 वाक्य लगभग पहले में हैं, और हम लगभग 50 वाक्य आपको आज बताएंगे इस एक्सरसाइज में, और 50 में 50 वाक्य यदि आप सीख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि इंट्रोगेटिव का कैसा भी वाक्य खतरनाक आ जाए, आप छोड़ कर नहीं आएंगे कहीं भी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, वेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट्स। चौथा नंबर है, तो वेन का वेन रहेगा, विल का विल रहेगा, क्योंकि द रिजल्ट आपका आगे आ जाएगा, तो वेन विल द रिजल्ट्स बी अनाउंस्ड, ED लगा देना है केवल इसमें, बाय देम। अगला है वाई डिड सी पनिश यू। वाई डिड सी पनिश यू, तो वाई अपनी जगह पर रहेगा, यू आपका कर्म है तो यू बन जाएगा कर्ता, तो वाई वेयर यू, क्योंकि यू के हिसाब से बनेगा सहायक क्रिया, तो आपका हो जाएगी वेयर,
तो हु वेयर यू पनिश्ड बाई हर। अगला है वेयर हैड ही टेकन प्रिया। तो प्रिया आपका कर्म है, इसी को कर्ता बना दीजिए। तो प्रिया एक वचन है, या फिर मान के चलिए हेड है तो आपका पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में हेड का हेड ही रहता है। तो वेयर हैड प्रिया बीन टेकन बाई हिम। अगला देखिए व्हेन आर यू गिविंग हर द की। तो व्हेन का आपका व्हेन रहेगा 7वें नंबर में, और द की आपकी आगे आ जाएगी क्योंकि यही आपका कर्म है, तो एक वचन है तो इज आ जाएगा। तो व्हेन इज़ द की बीइंग गिविंग टू हर बाय यू। 8वां नंबर है, कहता है अस या व्हाई विल ही नॉट स्कोल्ड अस। तो ये अस आपका आगे आ जाएगा, अस का क्या हो जाएगा, अस को जाएगा वी। तो वाई ज्यों का त्यों रहेगा आपका, और वाई के बाद में आप सहायक क्रिया क्या विल है तो वी के साथ हो जाती है सेल। तो वाई सेल और वी, वाई सेल वी नॉट, और ये आपका किस टेंस का है, केवल विल लगा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप विल लगा है और यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये आपका हो जाएगा वेयर विल वी बीइंग नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाई ही का हो जाएगा आपका हिम हो जाएगा। यहाँ से ये बन जाएगा आपका, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट फॉर्म दी गई है स्कोल्ड, क्योंकि थर्ड नहीं है और फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसे, वाई विल वी नॉट बी स्कोल्डेड बाई हिम। तो इसको आप स्कोल्ड आपकी ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाइएगा। इसको दोबारा देख लेते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो गई हो इसमें देखिए, इसमें अस को हम लोग क्या बनाएंगे, कर्ता बनाएंगे, वाई अपनी जगह रहेगा। तो अस के हिसाब से अस का कर्ता क्या होगा, वी हो जाएगा। तो हम बनाएंगे वाई विल वी नॉट बी स्कोल्डेड बाई हिम। 9वां नंबर देखिए, कहता है वेयर विल दे हैव रिसीव्ड आवर लेटर। तो ये बन जाएगा आपका वेयर विल आवर लेटर हैव बीन रिसीव्ड देम। 10वां नंबर देखिए, वाई डू यू एब्यूज़ योर सर्वेंट। 10वां नंबर है वाई डू यू एब्यूज़ योर सर्वेंट। तो ये हो जाएगा वाई इज़ योर सर्वेंट। योर सर्वेंट आपका एक वचन में आएगा, तो इसलिए इज लगा दिए। तो वाई इज़ योर सर्वेंट एब्यूज्ड बाई यू। अगला है वाई डज ही टेल लाइस। तो वाई आर लाइस, क्योंकि बहुत सी झूठ है, लाई माने होता है झूठ बोलना, लाइस मतलब बहुत सारा झूठ बोलना। तो वाई आर लाइस टोल्ड बाई हिम। अगला हुम, देखिए हुम वाले नियम आपके आगे, ये मुझे लगता है सबसे अंतिम नियम था, 6वां नियम था आपका हुम वाला। हुम का आपको पता ही है क्या कर देते हैं, हुम का हम लोग हु कर देते हैं। तो हु इज़ वांटेड बाई यू, क्योंकि हु हमेशा आपका एक वचन में काउंट होता है, और हु के बाद में तुरंत सहायक क्रिया आती है, तो सहायक क्रिया आपकी इज हो जाएगी, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वांट का वांटेड हो जाएगी, फिर बाई यू लिख देंगे आप, ठीक है। अगला विच पेन, तो आपको ये देखिए 13वां नंबर देखते हैं, लिखा है विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक। तो इसको बनाने के 2 नियम होते हैं, एक तो आप बिल्कुल सेम टू सेम हु की तरह भी बना सकते हैं, तो उसे अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा विच पेन की जगह विच पेन रहेगा इज़ लाइक्ड बाई यू, इज़ लाइक्ड बाई यू, चाहे ऐसा कर दीजिए। और अगर आपको उसी नियम से बनाना है तो इसमें हो जाएगा विच की जगह बाई विच पेन। और ये किस टेंस का है आपका, ये आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हो जाएगा इज, ठीक है। इज नहीं हो जाएगा, इसमें आर होगा क्योंकि यू यहाँ पे कर्ता बनेगा। बाई विच पेन आर यू, और इसके बाद में क्या हो जाएगा लाइक्ड, बस हो गया, इसके बाद में तो कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको दोनों नियम से आप बना सकते हैं, नॉर्मल भी बनाना चाहें तो हु की तरह ही बना लीजिएगा, और यदि आपको उस नियम से बनाना हो तो बाई विच पेन हो गया
इसके बाद में सहायक क्रिया पूछी गई है, तो सहायक क्रिया आप क्या रखेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर रखेंगे क्योंकि यू आपका कर्ता बनेगा। तो बाई विच पेन आर यू लाइक्ड, यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बाई एक बार हमारा आ चुका है। और अगर इस नियम से नहीं बनाना तो आप इसे बना सकते हैं विच पेन इज़ लाइक्ड बाई यू, ऐसा भी कर सकते हैं। अगला है आपका हाउ डू यू वॉश योर क्लॉथ। 14 नंबर है हाउ डू यू वॉश योर क्लॉथ। तो आप बना देंगे हाउ आर योर क्लॉथ। यदि हाउ मैनी हाउ मच होता तो थोड़ा सा नियम बदल जाता है, सिर्फ हाउ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ आर योर क्लॉथ वॉश्ड बाई यू। ठीक है। 16 नंबर देखिए, कहता हु हैज़ टोर्न हिज लेटर। तो हु की जगह हमने बताया था कि यदि कोई वाक्य का शुरुआत यदि हु से होता है तो हु को हम बाई होम में बदल देते हैं। तो हु की जगह क्या हो जाएगा, बाई होम। तो बाई होम हैज़ की जगह हैज़ रहेगा, बाई होम हैज़ दिस लेटर, ये आपका कर्म आ गया जाएगा। और इसके बाद में टोर्न का टोर्न रहेगा आपका, बाई होम हैज़ दिस लेटर बीन टोर्न। अगला है 17 नंबर, क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो ये जो का त्यों रहेगी आपका। 17 नंबर है, कहता है वेयर डिड यू फाइंड द डायरी। तो ये बन जाएगा वेयर की जगह वेयर रहेगा, तो वेयर वाज द डायरी फाउंडेड बाय यू। अगला है 18वां नंबर है, कहता है व्हाट वाज रश्मि डूइंग। तो व्हाट वाज बीइंग डूइंग, या डन कर दो, डूइंग को डन कर देंगे, व्हाट वाज बीइंग डन बाय रश्मि। अगला है व्हाई हैड यू डिस्टर्ब हर। तो हो जाएगा व्हाई हैड सी बीन डिस्टर्ब्ड बाय यू। लास्ट है आपका इस एक्सरसाइज का, व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये बन जाएगा आपका व्हाट विल बी हैड फॉर ब्रेकफास्ट फॉर बाय यू। व्हाट की जगह व्हाट रहेगा, विल की जगह विल रहेगा। यहाँ पे देखिए व्हाट वाले नियम में हमने आपको बताया था कि व्हाट वाले नियम में व्हाट ही आपका कर्ता बन जाता है और यह एक वचन में भी काउंट होता है। और इसके बाद में हम बाकी चीज़ों का नॉर्मल सेंटेंस की तरह प्रयोग करते हैं। तो व्हाट लगा है, विल लगा तो विल भी कर दीजिए, नोट लगा नहीं है इसलिए नोट नहीं लगाएंगे। तो व्हाट विल बी हैड, क्योंकि हैव दिया गया है इसमें तो इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो व्हाट विल बी हैड फॉर ब्रेकफास्ट बाय यू। ये नॉर्मल सेंटेंस की तरह बनता है व्हाट वाला। तो इसको आप प्रश्नवाचक जरूर निशान लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, लेकिन वाक्य के बनने की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी बिल्कुल सिंपल वाक्यों की तरह होगी। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज में। सी, इसमें आप कुछ और तरीके के वाक्यों को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इसमें लिखा है हु रोट दिस लेटर। तो ये हु और हुम वाले नियम इसमें ज़्यादा हैं, तो इसको आप बनाएंगे बाय हुम वाज दिस लेटर रिटन। इसको हम सीधे बनाते चल रहे हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत है। दूसरा आपका हु हैज़ डन दिस। तो बाय हुम हैज़ दिस बीन डन, क्योंकि दिस इसमें कर्म है तो इसी को हम कर्ता बना देंगे। तो बाय हुम हैज़ दिस बीन डन। अगला है हुम वाला वाक्य, तो आपको पता है हुम को हु में बदलते हैं। तो हुम डिड यू इनवाइट, ये हो जाएगा हु वाज इनवाइटेड बाय यू। तो ये आपके 3 हो गए, एक ही नियम से हैं। और अगला भी आपका इसी नियम का है, हु लेंट यू दिस बुक। तो ये हो जाएगा बाय हुम वाज दिस बुक लेंट टू यू। अगला है 5वां, whom have the police arrested। तो ये हो जाएगा whom को who में बदल देंगे। तो who has been arrested by the police। अगला है 6वां नंबर, whom has she called। तो who has been called by her। 7वां नंबर देखिए, what did he say। तो व्हाट वाला वाक्य आ गया, आप समझ लीजिए सिंपल की तरह बनेगा। तो व्हाट वाज सेड बाय हिम, इसमें डिड दिया गया है तो डिड की जगह हो जाएगा आपका वाज, और से की थर्ड फॉर्म आपकी सेड हो जाएगी। इसको सेड को आप ये ना मानिएगा कि कुछ
और दिया गया इसमें। तो व्हाट वाज सेड बाय हिम। अगला है हाउ मैनी बॉय, कहता है 8वें में हाउ मैनी बॉयज़ हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। तो ये आपका बन जाएगा, यदि इसको बाई पहले लगा के बनाते हैं तो आपका आसानी से बन जाएगा। तो बाई हाउ मैनी ऐसा भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्म आपका सहायक क्रिया के तुरंत बाद नहीं दिया गया है। और जब सहायक क्रिया के तुरंत बाद कर्म ना दिया गया हो, सॉरी कर्ता ना दिया गया हो, सहायक क्रिया के तुरंत बाद में यहाँ कर्ता आता है और यहाँ कर्ता दिया नहीं गया है, ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे कि बाई हम सबसे पहले लिख देंगे। तो बाई हाउ मैनी बॉयज़ हैव द होमवर्क बीन कंप्लीटेड। यदि कर्ता दिया होता तो फिर हम बाई नहीं लगाते, कर्ता को कर्म के रूप में सबसे पीछे ले जाते बाई के बाद, लेकिन दिया नहीं गया इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। अगला है विच गर्ल इज सिंगिंग दिस सॉन्ग। इसका बनाइए आप, नहीं तो फिर हम बताते हैं। इसको विच का नियम आपको बताएगा, तो विच, तो इसका आपका बन जाएगा बाय विच गर्ल दिस सॉन्ग इज बीन संग। बाय विच गर्ल, क्योंकि इसमें भी आपका इसमें सहायक क्रिया के तुरंत बाद में कर्ता नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जब सहायक क्रिया के तुरंत बाद में कर्ता ना दिया जाए तो ऐसे वाक्यों में मान के चलिए कर्म नहीं बना सकते हैं, और जब कर्म ना बना पाएंगे तो फिर बाई का प्रयोग कहाँ होगा, तो उस बाई को हम सबसे आगे लिख सकते हैं। तो बाई विच गर्ल दिस सॉन्ग इज बीइंग संग, क्योंकि दिस सॉन्ग जो है यहाँ पे कर्म है, ये आपका कर्ता के रूप में आ जाएगा। तो बाई विच गर्ल दिस सॉन्ग इज बीइंग संग। अगला है हुज सन डिड दिस। ये हो जाएगा हुज को हम बाई लगा के बनाते हैं, तो बाई हुज सन दिस वाज डन। तो ये आपके वाक्य यहाँ तक कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपने सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा, सुना और सीखा। और अब बात करते हैं कुछ इम्परेटिव सेंटेंसों की। इम्परेटिव सेंटेंसों